नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। बेसिकली ऐसा कहना उचित होगा कि मैं आज की वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा और वो भी 2025-26 का। यानी अब की बार जो पेपर आपका हुआ है, एक विश्वविद्यालय का पेपर हुआ है, बाकी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही पेपर परीक्षा में आएंगे और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इस पेपर को सॉल्व करवाया। मेरे पास बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर आते रहते हैं, लेकिन मैं उसी पेपर को सॉल्व करवाता हूं जिससे अन्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछे की संभावना ज्यादा रहती है। इसमें आपको सभी यूनिट से क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कई वर्षों में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। पूरा का पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा, कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको लिखा कैसे जाता है, पूरा विस्तार से पूरा पेपर आज की वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व करूंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। महामैराथन क्लास है 2026, 27, 28 सभी की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले आपको पेपर दिखाने का प्रयास करूंगा। पेपर देखिए, ये पेपर आपका है जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा गया है, ठीक है। पेपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महोदय, बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2025 यानी कि अभी का पेपर है आजकल का। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। 75 नंबर का पूर्णांक होता है आपका और 2 घंटे की परीक्षा होती है। यहाँ पर इसका देखिए अलग अलग पेपर जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर कुछ पैटर्न आपका दिया हुआ है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ है, आ, बा और सा, ठीक है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ, बा और सा यानी आ से आपको 9 नंबर मिलेंगे, बा से आपको 36 नंबर और सा से आपको 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रम के अनुसार लिखें। यदि प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखें। जैसे कि मान लेते हैं पहला सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है, उसका 1 ए 2 3 इस तरीके से दिया हुआ है। तो इन तीनों का जो है इससे पहले का ये 1 2 3 4 ये सब एकदम सीरियल से आराम से लिखना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। सेक्शन ए की अगर बात की यानी खंड आ की, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। इस खंड में केवल एक ही प्रश्न दिया गया है जिसके 5 उप प्रश्न है, ठीक है। इन 5 उप प्रश्न में से आपको मात्र 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। और 3 नंबर का एक एक प्रश्न है आपका, ठीक है। और शब्द सीमा कितनी, 50 शब्द यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। मैं इसको समझाने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा और शब्दों को बढ़ा सकता हूं ताकि आपको समझा पाऊं, ठीक है। पहले आपको दिखाऊंगा कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं खंड आ में। देखिए पहला प्रश्न आपका है ये वाला, इसमें का खा गा करके दिया हुआ है। समाज शास्त्र की 2 परिभाषाएं लिखिए। राइट टू डिफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी यानी 2 डिफिनेशन लिखनी है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है यानी कि डिफाइन कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद को समझाना है। प्राथमिक समूह को परिभाषित करना है, डिफाइन प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक प्रतिमान के महत्व को समझाइए यानी कि जो यू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, सामाजिक प्रतिमान को सोशल नॉर्म्स कहते हैं अंग्रेजी में। 5वां प्रश्न है आपका, पर संस्कृति ग्रहण क्या है, समझाइए। पर माने दूसरी संस्कृति माने कल्चर, ग्रहण माने होता अपनाना, दूसरी संस्कृति की चीजों को अपनाने की प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मतलब कि एक्युलराइजेशन, ठीक है। इसको विस्तार से जो है इसको विस्तार से हम चर्चा करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको समझाने का प्रयास रहेगा और बहुत ही बेटर अंदाज में मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन बी की अगर बात की जाए महोदय, सेक्शन बी यानी खंड बा की चर्चा करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 7 उप प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न आपका 9 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 225 यानी कि कम से कम 200 शब्द 250 शब्द के अंतर्गत आपको लिख देना है। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय के प्रश्न है आपका 2। समाज शास्त्र एक विज्ञान है, सिद्ध कीजिए यानी कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस, प्रूव इट यानी इसको सिद्ध करना है कि समाज शास्त्र एक विज्ञान है। बेसिकली यहाँ पर समाज शास्त्र की प्रकृति पूछी जा रही है यानी कि आपका नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका चुका, समाज शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है यानी कि समाज शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका लघु उत्तरीय का, समुदाय यानी कि कम्युनिटी और समिति यानी कि इंस्टीट्यूशन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। समुदाय और समिति में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, सोसाइटी यानी समाज यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत लिखा है तो ये गलत लिखा है। अगर यहाँ पर बेटा देखें
सोसाइटी लिखा है इसका मतलब यहाँ पर समाज होना चाहिए, लेकिन समिति लिखा है इसलिए इसका मतलब इंस्टीट्यूशन। समिति और समुदाय के बीच में अंतर पूछा जाता है बेसिकली, उसको चर्चा करें। समुदाय और समाज में भी अंतर होता है, मैं दोनों को समझा दूंगा। देखिए समुदाय जो होता है बेटा, इसमें ये मूर्त संगठन होता है, समिति भी मूर्त संगठन होती है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे समाज जो होता है वो अमूर्त संगठन होता है, ठीक है। समिति का एक विशेष नाम होता है, समुदाय का भी विशेष नाम होता है, ठीक है। लेकिन समाज जो होता है उसका भी नाम होता है, लेकिन समाज जो होता है, समाज बहुत बड़ा होता है। समाज के अंतर्गत समितियां और समुदाय शामिल हो जाते हैं। समुदाय में हम की भावना पाई जाती है और एक सामान्य उद्देश्य होता है, जबकि समिति में बात की जाए तो निश्चित नियम होते हैं और इसका उद्देश्य एक निश्चित होता है और निश्चित सीमा के भीतर समाप्त हो जाती है। समितियों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी जब चाहो तब शामिल हो जाओ, जब चाहो तब बाहर निकल जाओ। और समुदाय की सदस्यता जो होती है, जैसे आप पैदा हुए जिस समुदाय में और उसी समुदाय में आप हमेशा रहेंगे, ये होता है आपका समुदाय। क्लियर? इस तरीके से आपकी चीजें मैं क्लियर बताई। और आप देखते हैं समितियां जो होती है अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद में भंग हो जाती हैं, जबकि समुदाय जो होता है ये आजीवन चलता रहता है। और समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है, ये अमूर्त अवधारणा ही दिखती नहीं है। समाज जो होती है क्या है? संबंधों की व्यवस्था है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी कि जाल जो होता है वो संबंधों से बनता है। और संबंध आपको दिखाई नहीं पड़ते कि लाल लाल संबंध है, हरियर हरियर संबंध है। संबंध मतलब होते भैया जैसे आपका प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, तो ये सब आपके संबंध है। संबंध आपको दिखते नहीं, तो समाज ना तो दिखता है ना ही उसको आप छू सकते हैं। संबंधों को आप महसूस करते हैं, इसलिए समाज आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो समाज एक अलग अवधारणा है, जबकि समुदाय और समिति अलग अवधारणा है। तीनों के बारे में मैंने बता दिया। मैं बेसिकली चर्चा करूंगा, परेशान ना हो, गुरुजी चर्चा में नहीं करेंगे, करेंगे भैया। अगला क्वेश्चन, मानव और पशु समाज में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। सारे अंतर को लेकर के मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना रखी है जिसमें सभी अंतर को बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन, बहुलवाद की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिसको आप प्लुरलिज्म कहते हैं, बहुलवाद। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न भैया, प्रश्न आपका क्या है? हाँ बहुलवाद हो गया। धर्म के सामाजिक, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? धर्म के सामाजिक महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन। अगला क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ठीक है। संस्था जो होती बेटा इसको इंस्टीट्यूशन कहते हैं, और समिति की अगर बात की है तो इसको एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। संस्थाएं जो होती है नियमों का संगठन होती है। संस्थाएं दिखती नहीं है, संस्थाएं नियमों का संगठन है, जबकि समितियां जो होती है वो दिखाई पड़ती है। ये मूर्त संगठन है और संस्था अमूर्त संगठन है। समाज शास्त्र में दो अमूर्त अवधारणाएं होती है, एक संस्था और एक समाज, बाकी सारी आपकी मूर्त संगठन होते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। वी आर मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन, हम लोग समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य हम नहीं होते हैं। एक्सप्लेन, बिल्कुल सही बात लिखी है। ये कथन बड़ा फेमस है, परीक्षा में हमेशा प्रश्न आया हुआ है। सेक्शन सी की बात करते हैं, खंड सा की। यहाँ से आपका अभी मैं पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा, परेशान ना हो इसी वीडियो के अंतर्गत। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आ चुका है। खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है कि इस खंड में केवल एक प्रश्न दिया हुआ है जिसके 4 उप प्रश्न है, प्रत्येक उप प्रश्न 15 नंबर का है। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 475 शब्द, यानी कम से कम 450 या 500 शब्दों में लिखना है आपको, मतलब कि 4 पेज कह सकते हैं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन ये होते हैं। देखें पहला प्रश्न आपका चुका, समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। तो इन तीनों विज्ञानों के साथ क्या संबंध है समाज शास्त्र का, मैं बारीकी के साथ आपको समझाऊंगा। इसके अलावा परिवार एवं नातेदारी व्यवस्था के सामाजिक महत्व को समझाइए, ये भी प्रश्न बढ़िया है। यानी डिस्क्राइब द सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड किनशिप, परिवार और नातेदारी, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी है श्रीमती इरावती कर्वे ने, एक महिला समाजशास्त्री है जिन्होंने काफी काम किया और भारतीय नातेदारी पर, रिश्तेदारी समूह पर बहुत अधिक मात्रा में काम किया है। किसने? ये इन्होंने, श्रीमती इरावती कर्वे ने। परिवार के बारे में बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो परिवार और नातेदारी व्यवस्था दोनों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को परिभाषित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि डिफाइन कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी दोनों में डिफरेंस करना है। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन कहते हैं अंग्रेजी में, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष कहते हैं। संघर्ष जो होता है निगेटिव अवधारणा है, जबकि प्रतिस्पर्धा एक पॉजिटिव अवधारणा होती है। मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। वहीं पर अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, विवाह को परिभाषित करते हुए इसके सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन मैरिज, एक्सप्लेन इट्स सोशल सिग्निफिकेंस।
यानी कि विवाह की परिभाषा दीजिए और सामाजिक महत्व क्या है विवाह का, इसके बारे में भी आपको बताना है। समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के मूल संप्रत्ययों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इसका हम पूरा परीक्षा का पेपर हल करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, उनके उत्तर को कैसे लिखना था। पहला प्रश्न आप देखेंगे, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, यानी समुदाय की विशेषताएं क्या हैं बताइए। समुदाय क्या है सबसे पहले ये जानिए। समुदाय की अगर बात कीजिए बेटा तो आप लिखेंगे परिचय में कि समुदाय व्यक्तियों का वह समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। यानी इसकी भौगोलिक से क्षेत्र यानी एक सीमा होती है, उसी भौगोलिक क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। जैसे एक गांव क्या है, एक गांव एक समुदाय होता है। गांव एक एक सीमा होती है कि भाई इतने एरिया तक एक गांव की सीमा लगती है। ठीक है, उसमें जो लोग रहते हैं वो जन्मजात सदस्य होते हैं, यानी हर एक गांव, जैसे आप गांव में पैदा हुए, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में आप पैदा हुए हैं और आप उसी गांव के सदस्य माने जाएंगे। ठीक है, आप उस गांव के सदस्यता शामिल आपने खुद से नहीं की है, आप उस गांव में पैदा हुए हैं इसलिए आप उस गांव के सदस्य हैं। यानी कि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है, अनिवार्य होती है, ऐच्छिक नहीं होती है। समितियों में क्या होता है, हम लोग समिति में दाखिला लेते हैं, जाकर के लिखवाते हैं नाम, और जब चाहे तो समिति से नाम हटा भी लेते हैं। लेकिन समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, आप इससे नाम अपना वापस नहीं ले सकते हैं। शामिल तो हो जाते, तब इसमें तो पैदा होते ही शामिल हो जाएंगे, और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक आप समुदाय के सदस्य बने रहेंगे। समुदाय एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए उसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति आजीवन करता रहता है। समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, और यही हम की भावना समुदाय को आगे बढ़ाती है। ठीक है, ये अपने आप में सक्षम होते हैं। तो इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसी में निवास करता है और उनमें हम की भावना यानी कि बी फीलिंग पाई जाती है। अगर एक समुदाय के व्यक्ति को किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति मार रहा होता है तो दूसरे समुदाय के व्यक्ति, मतलब एक ही व्यक्ति का, मान लेते हैं कोई ए समुदाय है और कोई बी समुदाय है। अब ए समुदाय में रोहित नाम का लड़का है, ठीक है, और इसमें नाम का लड़का है सूरज। बी समुदाय में सूरज नाम का लड़का है। अब सूरज और रोहित से मार हो गई, और रोहित से मार हुई किससे, सूरज से। लेकिन समुदाय ए के जितने भी सदस्य हैं सब दुश्मनी कर लेंगे, ठीक है, बी वाले समुदाय से, और बी वाले सब ए वाले से, क्योंकि क्या है, हम की भावना है। अगर रोहित को कोई मारेगा तो पूरे रोहित का समुदाय है वो रोहित की तरफ से होगा, सूरज का समुदाय सूरज की तरफ से आ जाएगा, यानी हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, इसमें समुदाय की प्रमुख विशेषताएं लिखिएगा। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है इसका, डिफाइंड लोकेलिटी, यानी समुदाय का अस्तित्व तभी संभव है जब उसके एक एरिया फिक्स हो, यानी कि सदस्य एक निश्चित भूभाग पर एक साथ रहते हो, तभी उसको समुदाय कहेंगे। जैसे जनजातियों का समुदाय होता है, बिल्कुल वैसे ही। दूसरी विशेषता होती है हम की भावना पाई जाती है, बी फीलिंग। सदस्यों में आपसी भावात्मक एकमकता यानी इमोशनल यूनिटी होती है, सहभागिता होती है, सभी लोग साथ में मिलकर के काम करते हैं, और अपनत्व की भावना पाई जाती है, यानी कि अपनेपन की भावना पाई जाती है, क्योंकि एक ही परिवार, एक ही जो है कुल से जुड़े हुए रहते हैं गांव के लोग, जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है, इसी को समुदाय कहते हैं। ये गांव भी हो सकता है, जनजातीय कोई समूह भी हो सकता है। तीसरा, सामुदायिक नाम। समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी होता है, कम्युनिटी नेम। प्रत्येक समुदाय की अपनी एक पहचान होती है जिसे एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है। जैसे कि गांव, कस्बा, ये सब एक समुदाय होता है, हर कस्बे का नाम होता है, हर एक गांव का नाम होता है। वो नाम उनके पूर्वजों के नाम पर हो सकता है या किसी भी चीज के नाम पर हो सकता है, ठीक है, जो ज्यादा प्रभावित करते पूरे गांव से। स्वतः उत्पत्ति, समुदाय को बनाया नहीं जाता। समुदाय जो होता है इसकी प्रकृति होती स्वतः उत्पत्ति की, यानी कि समुदाय का निर्माण सोच समझ करके या कोई प्लान बना करके, कोई योजना बना करके नहीं किया जाता, यानी कि ये अपने आप विकसित हो जाता है, स्वाभाविक तौर पर विकसित हो जाता है, प्राकृतिक तौर पर समुदाय का विकास हो जाता है। जबकि समितियों की हम बात करेंगे तो समितियां जो होती बेटा, इनको योजनाबद्ध तरीके से हम बैठ करके प्लान करते हैं। जैसे दुर्गा पूजा की समिति बनाई जाती, नवरात्रि आवती तो दुर्गा पूजा की समिति बनाई जाती है। दुर्गा पूजा की समिति हम एक व्यवस्थित क्रम में बैठते हैं, आराम से उस पर निर्णय लेते हैं और बनाते हैं। तो वो समितियां हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाते हैं, और उद्देश्य की पूर्ति जब खत्म हो जाती है समितियां भंग हो जाती है। लेकिन समुदाय अस्थायी होता है इसकी प्रकृति, जबकि समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है। तो समुदाय और समिति के बीच में अंतर भी यहीं पर आप चर्चा करते हुए चल रहे हैं। अगला विशेषताएं होती समुदाय की, व्यापक उद्देश्य होता है इसका। समुदाय का उद्देश्य किसी एक विशिष्ट हित को पूरा करना नहीं होता, बल्कि जीवन के सभी सामान्य हितों को पूरा करना इसका उद्देश्य होता है। जो आम जनमानस की इच्छाएं होती हैं, सभी की इच्छा होती है, कोई इच्छा जानबूझ करके नहीं बनाई जाती। ठीक है, निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह स्वरूप है
जहां सभी सदस्य एक साथ रहते हुए अपना सामान्य जीवन जीते हैं और मृत्यु प्रयत्न जो है समुदाय की सदस्यता उनकी बनी रहती है। ये होता है समुदाय आपका। मेरे हिसाब से समुदाय आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। 91 सॉरी गलत नंबर, 99 84, चूंकि 91 61 वाला नंबर बंद हो चुका है। 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में लिख करके भेज दी, गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हमारे पास ये सब्जेक्ट है, अपने सभी सब्जेक्ट के नाम ये सब लिख करके भेजेंगे। जैसे आप भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हो आप, उससे 100 रुपए आप फीस जमा कर देंगे। 100 रुपए फीस में आपको पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपके मेजर माइनर को करिकुलर, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी। जिसमें को करिकुलर में आपका अगर फर्स्ट एड एंड हेल्थ है तो उसकी भी मिल जाएगी, फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन है तो उसकी भी मिल जाएगी। दोनों की आपकी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी बहुत ही बारीकी के साथ। यहाँ पर आप सभी लोग जुड़ जाइए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको को करिकुलर कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के, इसमें आपको तमाम सारे क्वेश्चंस होंगे, पिछले साल के पेपर सॉल्व होंगे। और ऐसे ही आपका सभी सब्जेक्ट का सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इंग्लिश के भी मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हुए हैं, पिछले साल के पेपर्स वगैरह को सॉल्व किए हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। और रही बात, अगर आप चाहते हैं गुरुजी फर्स्ट सेमेस्टर का तो पेपर आ गया है, हम फर्स्ट और सेकंड एक साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं ताकि हम सेकंड में भी पढ़ें, देखिए शुक्ला डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑफर लेकर के आया है। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर जो बच्चे एक साथ लेंगे उनकी फीस वैसे तो 100 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर की है, तो 100 रुपए सेकंड सेमेस्टर की भी है फीस, तो कुल मिलाकर के 200 रुपए होती है। लेकिन 200 रुपए आपके लिए नहीं है। आप चूंकि अच्छे बच्चे हैं और पढ़ने में होशियार है, तभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। ठीक है, पढ़ने में होशियार नहीं होते तो ये वीडियो आप तक नहीं जाती। होशियार है इसलिए आपके लिए फीस कम कर दी गई है। मात्र 150 रुपए फीस में आपको सेकंड सेमेस्टर की पूरी 6 महीने तक की क्लास भी मिलेगी। साथ ही साथ में फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी तैयारी एग्जाम तक, आपके एग्जाम से पहले तक रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलती रहेगी। आज के वीडियो के माध्यम से आपकी परीक्षा में 100 to 100% क्वेश्चन फंसेगा। यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगा लेंगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आओगे। मैं सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ। 150 रुपए में आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों सब्जेक्ट की, आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी, केवल एक सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट जो भी आपका होगा, जो मैं पढ़ाता हूँ सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो तुरंत एसएमएस करिए इस दिए गए इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर, और इसके नंबर पर पेमेंट करें। जैसे भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर, आप ये फीस किसी दूसरे से जमा करवा सकते हैं। आपके घर में कोई फोन चलाता हो या ऑनलाइन माध्यम, आप उससे जमा करवा सकते हैं फीस। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को आपको बताऊंगा यहाँ पर। क्लियर? इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जुड़े तो मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर वाला ऑप्शन ये 150, इसमें 50 रुपए की छूट आपकी है, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हो, कितने रुपए की आती, खुद ही सोचो कितने रुपए की आती बेटा, कम से कम 60 रुपए की आती है। ठीक है, और जब आप 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे तो कम से कम आपके 300 रुपए खर्च हो जाएंगे। ऐसे में आपका बड़ा नुकसान होता है। और फिर जब आप सेकंड सेमेस्टर की सीरीज खरीदेंगे तो आपका 600 रुपए चला जाएगा। कुल मिलाकर के 2 सेमेस्टर के आपके 600 रुपए आप खर्च करेंगे नॉर्मली, सामान्यतया। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट, चैप्टर वाइज तमाम सारी वीडियोस, तमाम सारे पीडीएफ, यूनिट वाइज सारी पीडीएफ मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के। साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट तमाम सारे मिलेंगे। और इस समय फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए तमाम सारे चैप्टर के पीडीएफ नोट्स आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। वो सब आपको लाइव क्लास की लिंक सब कुछ मिलेगी, चैप्टर वाइज 2, 1, 3 इस तरीके पूरा क्लास भी मिलेगी। तो और सेकंड सेमेस्टर में क्या है, आपकी बार परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी सेकंड सेमेस्टर में अधिकतर विश्वविद्यालयों की, तो उसके लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में प्रैक्टिस सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे 5-5 प्रैक्टिस सेट में तैयार कर दूंगा आपके लिए ऑब्जेक्टिव वाला, आपका उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें और तुरंत जुड़ जाएं। आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धार्थ कपिलवस्तु महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मासा कुंभरी हो ही गया आपका, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका लज्जू भैया यूनिवर्सिटी, इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, और ऐसे ही आपके चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस वैध है। यही सिलेबस आपको मिलता है और यही सब पूरी क्लासेस मिलती है। शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 7 सालों से आपकी कार्य कर रहा है, आपके लिए पढ़ा रहा है और बहुत ही दमखम के साथ में पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपके फंसाने की जिम्मेदारी भी रहती है और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाया जाता है। चलिए अब सेकंड नंबर प्रश्न पर और तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे समझाते हुए। देखो भैया दूसरा प्रश्न आएगा है आपके समक्ष, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसोसिएशन, यानी समिति की विशेषताएं बताइए। समिति किसे कहते हैं? तो समिति मैंने आपको समझा ही दिया समिति के बारे में विस्तार से, ठीक है। समिति क्या होती है? समिति यानी एसोसिएशन, व्यक्तियों का वह समूह जो किसी विशिष्ट उद्देश्य या हितों को प्राप्त करने के लिए जानबूझ करके एक योजना बना करके तैयार किया जाता है, जबकि समुदाय जो होता है अब ऑटोमेटिक बन जाता है। समिति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मनुष्य का समूह, समिति जो होती है सबसे पहली बात है एक जो है मनुष्य का समूह होते हैं। मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं और जब उद्देश्य खत्म हो जाता तो भंग हो जाती है। इसीलिए समिति की जो प्रकृति है वो अस्थायी होती है, कभी भी भंग हो सकती है। विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक एम्स, समिति का निर्माण हमेशा एक कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होता है, जैसे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी राजनीति को जिताने, सरकार बनाने के लिए, या क्लब कोई हो गया, या छात्र संघ हो, या दुर्गा पूजा की समिति हम मान लेते हैं कि वो दुर्गा पूजा करवाने के लिए बनाई जाती है। इसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है समिति में, लिख लीजिएगा, ठीक है। वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। समिति की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इसका सदस्य बन सकता है और इसकी सदस्यता छोड़ भी सकता है, जबकि समुदाय में आप ना तो अपनी इच्छा से शामिल हो सकते हैं ना ही अपनी इच्छा से बाहर निकल सकते हैं। इसका अगली विशेषता है समिति की संगठित स्वरूप। समिति एक ऐसी औपचारिक संरचना है, ऐसा नियम है और ऐसी कार्यप्रणाली होती है जिससे एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करती है। और तीसरी बात ये अगली बात है अस्थायी प्रकृति। माने नहीं, अस्थायी माने अस्थायी नहीं होती, यानी कभी भी भंग हो जाती है। जब समिति का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसे भंग किया जाता है या खुद ही भंग हो जाती है, या उसके उद्देश्य को बदल दिया जाता है, फिर दूसरे उद्देश्य को ध्यान में रख करके समिति आगे बढ़ती है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि समिति साधन है, साध्य नहीं। यह उद्देश्य पूरा करने का एक मानव निर्मित साधन होता है जो योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न है, समाज को परिभाषित करते हुए इसका अर्थ बतलाइए। समाज की परिभाषा दी और इसका अर्थ बताना है। देखिए परिचय लिखेंगे। समाज शास्त्र में समाज यानी सोसाइटी का तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह अगर समाज बन जाता तो ये एक मूर्त संगठन होता है। इसीलिए समाज क्या है? अमूर्त है, यानी अबस्ट्रैक्ट। सोसाइटी इज अबस्ट्रैक्ट, यानी ये एक प्रकार से अमूर्त अवधारणा है। ये व्यक्तियों का समूह ना होकर के व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाले संबंधों के जाल को कहा जाता है। आपसी संबंधों के ताने बाने, ताने बाना मतलब जाल। ताना क्या होता है? जब स्वेटर बुनती है कोई महिलाएं, ये होता है लंबा वाला धागा ताना होता है, और इस वाला जो ये वाला बेड़ वाला धागा होता है इसी को बाना कहते हैं। तो ताना बाना, समाज शास्त्र के नियम कायदों का ताना बाना ही, सामाजिक संबंधों का ताना बाना ही होता है, इसी को जाल कहते हैं। तो चाहे जाल कह दो भैया, चाहे ताना बाना कह दो, बात एक है। तो जाल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यही हुए लंबी वाली रेखा ताना हुए और ये बाना हुए, ये ताना हुए, ये बाना हुए, यही कहा था ताना और बाना, ठीक है। अब समझो समाज का अर्थ और परिभाषा लिखो। देखिए समाज सामाजिक अंतः क्रियाओं, सामाजिक संबंधों और मानदंडों, मानदंड माने जो समाज के नियम कायदे हैं वो, उन सभी की एक जटिल व्यवस्था होती है, ठीक है। यह अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते, जबकि व्यक्तियों का समूह मूर्त होता है, वो दिखाई देता है। समितियां मूर्त होती है, दिखाई देती है। समितियां व्यक्तियों के सदस्य होती हैं, व्यक्तियों की संगठन होता है, समूह होता है, तो दिखाई देता है। क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं ये सामाजिक संबंध आपको दिखते नहीं है। मैकाइवर पेज सबसे जबरदस्त समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी एक वेब है, एक श्रृंखला है, और ये संबंध सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। और इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन भी कहते हैं। समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए सामाजिक संबंध, समाज का आधार मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से होता है। दूसरी विशेषता परस्पर निर्भरता समाज की। देखिए समाज के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते, निर्भर रहते हैं। समानता और भिन्नता समाज में पाई जाती है। समाज में सदस्यों के बीच समानताएं पाई जाती है, जैसे कि भाषा की समानता, संस्कृति यानी कल्चर की समानता, और भिन्नताएं भी होती है, जैसे कि महिला पुरुष का भेद, व्यवसाय अलग अलग लोग करते तो उसका भेद, ये सब होता है समाज में प्रायः। अनिश्चितता इसकी अगली विशेषता है समाज की। देखिए सामाजिक संबंध जो होते हैं निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, तो निश्चित नहीं होता कोई कि संबंध आज हमारा हो सकता है किसी से अच्छा है, कल को बुरा भी हो सकता है। यानी समाज जो होते हैं उसमें जो सदस्य, समाज में संबंध होता है व्यक्ति के बीच में, वो आज अच्छा है कल बुरा भी हो सकता है, यानी कि ये अनिश्चित संबंधों का एक जाल होता है। संबंध चूंकि परिवर्तित होते रहते हैं, मनुष्य
परिवर्तनशील प्राणी है और कहीं ना कहीं पे परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अतः संबंधों में परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए समाज भी कभी स्थिर नहीं रहता, समाज भी परिवर्तित होता रहता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न अगला, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, संस्था की विशेषताएं बतलाइए। संस्था क्या होती है बेटा, परिचय लिखेंगे। देखिए, संस्था एंड इंस्टीट्यूशन नियमों, कार्यविधियों और मानदंडों का वह संगठित स्वरूप जो व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी को हम संस्था कहते हैं। संस्था नियमों की व्यवस्था होती है, कार्यविधियों की व्यवस्था होती है। संस्था भी समाज की भांति अमूर्त होती है, क्योंकि नियम कायदे दिखते नहीं आपको। संस्था की प्रमुख विशेषताएं देखिए, नियमों की व्यवस्था होती है ये। संस्था नियमों, परंपराओं, लिखित या अलिखित कार्यविधियों का एक संग्रह होता है, जैसे कि विवाह संस्था में तलाक, बहुविवाह, इन सभी के नियम, तलाक के नियम, बहुविवाह के नियम, ठीक है, ये सब होते हैं। सामूहिक स्वीकृति, संस्था का विकास समाज के एक बड़े समूह की स्वीकृति और मान्यता के बाद होता है। अगर समूह ने मान्यता दे दी संस्था के नियमों को तो संस्था मान्य होती है। अस्थायित्व इसकी अगली विशेषता, संस्थाएं अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं, इनका भंग नहीं होता जल्दी है। उनका निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, थोड़ा बहुत चेंज में जरूर होता है, लेकिन हाँ होता रहता है। वे समाज में निरंतरता बनाए रखती हैं। संस्थाएं अमूर्त प्रकृति होती है, संस्थाएं स्वयं में नियमों और कार्यविधियों का एक अमूर्त ढांचा होती हैं, जबकि इनके क्रियान्वयन के लिए गठित समितियां मूर्त होती हैं। समितियां जो होती हैं संस्थाओं के नियमों के अनुसार ही चलती हैं। तो संस्थाएं जो होती है नियमों की व्यवस्था होती है, उन्हीं नियमों का पालन समितियां करती हैं। साध्य की नहीं साधन की प्रकृति है इनकी। संस्थाएं उद्देश्य यानी साध्य को पूरा करने के लिए बनाए गए तरीके यानी माध्यम यानी साधन होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे विवाह एक संस्था है, परिवार एक संस्था है जिसको सभी समूहों ने मान रखा है। शिक्षा भी एक संस्था, धर्म संस्था है, राज्य भी एक प्रमुख संस्था ही होती है, इनकी ये नियमों की व्यवस्था होती है। ठीक है, इस बात तरीके से आपने समझा कि संस्थाएं क्या होती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर से थोड़ा सा हटके मैंने रखा है। क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया है, उसमें जो क्वेश्चन आए उसको तो चर्चा करूंगा ही अभी, लेकिन ये भी प्रश्न देख लो, चूंकि ये आपके लिए मैंने कुछ अति लघुत्री को बढ़ा दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अति लघुत्री को इसलिए मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि इससे क्या होगा कि ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे। अब अभी मैं पूरा पेपर भी दिखाऊंगा, पेपर दिखाया हूं तो पेपर के क्वेश्चन तमाम सारे हल ही हो रहे हैं। एक आध दो मैंने अपनी तरफ से भी क्वेश्चन को डाल दिया है जो परीक्षा में आ सकते हैं आपके। ठीक है, समूह का अर्थ बताते हुए इस पर प्रकाश डालें। देखिए, समूह आपसे पूछा ही गया है क्वेश्चन पेपर में। देखिए, सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संग्रह होता है जो एक दूसरे को पहचानते हैं, अतः और अंतः क्रिया करते हैं और उनमें आपसी संबंध पाए। जैसे कि परिवार जो होता है एक समूह, प्राथमिक समूह होता है परिवार। अब परिवार बेटा एक प्राथमिक समूह होता है, संस्था भी है परिवार क्योंकि संस्था, लेकिन परिवार एक व्यक्तियों का, जो परिवार में तमाम सारे व्यक्ति रहते हैं उन व्यक्तियों का समूह होता है आपका प्राथमिक समूह। ठीक है, समूहों के पर काम किया है ग्राह समनर ने, समूहों पर काम किया है चार्ल्स कूले महोदय ने। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह उन्होंने बांटा, ग्राह समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह में बांटा है समाज समूहों को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। समूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रुप, प्राथमिक समूह होता है और द्वितीयक समूह। विशेषता, सीधे और घनिष्ठ संबंध होते हैं, फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, छोटे आकार और भावनात्मक लगाव होता है। जैसे परिवार जो होता है प्राथमिक समूह का उदाहरण है। परिवार में भावात्मक लगाव होता है, एक दूसरे से व्यक्ति कनेक्ट होते हैं। जैसे परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, मित्र मंडली हो गई, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बाकायदा बाई फेस सब कुछ जानता है। दूसरा आपका वो होता है द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप। विशेषता इसकी यह है कि अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं इसमें, औपचारिक संबंध होते हैं, कोई एक कंपनी है उसमें काम कर रहे लोगों का संगठन जो है द्वितीयक संबंध होता है। और अवैयक्तिक संबंध होता है, बड़ा आकार होता है, विशिष्ट उद्देश्यों पर केंद्रित होता है। जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज की प्रकार से जो समूह होता है, वो ऑफिस या विद्यालय के जो तमाम सारे टीचर का ग्रुप होता है, ये सब आपके द्वितीयक संबंधों पर आधारित होते हैं, इसलिए इसको हम द्वितीयक समूह कहते हैं। और अगला आपका है अंतः समूह और बाह्य समूह। इसको ग्राह समनर ने बांटा है, अंतः समूह और बाह्य समूह को। ठीक है, अंतः समूह हम की भावना से जुड़ा हुआ होता है, छोटा परिवार है। प्राथमिक समूह जो चार्ल्स कूले का जो प्राथमिक समूह है वही इनका जो है अंतः समूह है। बाह्य समूह वे की भावना से जुड़ा हुआ होता है। बाह्य समूह में क्या होता है, इसमें हम की भावना नहीं बल्कि वे की भावना होती है, इसमें अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, जिससे प्रतिस्पर्धा या विरोध की भावना यहाँ पर हो सकती है बाह्य समूह में, जबकि अंतः समूह अपने घर का ही समूह होता है। अगला है एक संदर्भ समूह। ये क्या होता है बेटा, वह संदर्भ समूह की उदाहरण किसने दी है, अकबर ने दी है शायद, किसने दी, जो भी इसने भी दिया है। वह समूह जिसके मानदंडों और मूल्यों को व्यक्ति अपनाना चाहता है और जिसका सदस्य बनने की इच्छा रखता है उसको संदर्भ समूह कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो देखिए निष्कर्षता कह सकते हैं कि समूह क्या होता है, सामाजिक जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है जो व्यक्ति को सामाजिकता सिखाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप। शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, देखिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के ज्ञान, कौशल, मूल्यों और मानदंडों को सीखता है और अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के जीवन मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है और व्यक्ति अच्छा बुरा करने का एक कौशल सीख पाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, शिक्षा ही हमें बताती है। शिक्षा कई प्रकार की होती है। शिक्षा को मुख्यतः 3 रूप से हम बांट सकते हैं। एक होती है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। विशेषता इसकी यह है कि यह एक निश्चित संस्था होती है, जैसे विद्यालय में जो बच्चा पढ़ने जाता है वो शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा, यूनिवर्सिटी वाली। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक सिलेबस होता है, एक टीचर उसको पढ़ाएगा, इतने घंटे पढ़ाएगा, कहाँ पढ़ेगा बच्चा, कितना पढ़ेगा, सब कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम समय और नियमों का तहत प्रदान की जाती है। यह औपचारिक और सुनियोजित शिक्षा होती है। इसमें 1 साल पढ़ने के बाद मार्कशीट वगैरह भी मिल जाती है। उदाहरण के लिए कॉलेज की डिग्री प्राप्त करना है प्राथमिक शिक्षा, मतलब सॉरी औपचारिक शिक्षा। दूसरी शिक्षा होती है अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या होता है, इसमें औपचारिकता नहीं होती, समय का कोई बाउंडेशन नहीं, कोई टीचर नहीं, किसी से भी पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, कितना भी समय पढ़ सकते हो। ठीक है, विशेषता यह वह शिक्षा है जो व्यक्ति जीवन भर कहीं भी और कहीं भी सीखता है, कहीं पर भी सीखता है, किसी से भी सीखता है, असंगठित और सहज होती, किसी भी स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत भी नहीं होती। जैसे परिवार से मूल्य सीखना बच्चे का, या दोस्तों से व्यवहार सीखना, दोस्तों के साथ किरण समूह आस पड़ोस से सीखना। और इसमें क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति जब से पैदा होता है जब तक मर नहीं जाता तब तक सीखता रहता है। ठीक है, और यही होता है बेसिकली आपका अनौपचारिक शिक्षा। और तीसरी शिक्षा होती है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो इसकी विशेषता यह है कि यह औपचारिक शिक्षा के बाहर की शिक्षा होती है, लेकिन इसमें कुछ हद तक संगठन पाया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को शिक्षित करना होता है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए, यानी ऐसे व्यक्ति जो नहीं पढ़ पाए उनको ऑनलाइन माध्यम से या प्रसार शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करवाना। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे पत्राचार पाठ्यक्रम हो गया, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम हो गया, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना। निष्कर्षतया शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति को हस्तांतरित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, वैसे उसमें 5 ही क्वेश्चन है, आपने मैंने तरफ से बढ़ाया हुआ है इसको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्टेटस, डिस्क्राइब इट्स टाइप। परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार होते हैं। परिस्थिति आपके प्रश्न में था। ठीक है, देखिए परिस्थिति और भूमिका, इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया बेटा जो आपकी परीक्षा में अब की बार पूछे जाने वाले हैं। 100 to 100% बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर से आ गया, वीडियो को आकर के डिसलाइक मार करके चले जाना। डिसलाइक कैसे मार देना, अनसब्सक्राइब मार देना चैनल को, चले जाना। ठीक है, क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। परिचय, परिस्थिति का हो भैया स्टेटस, आपका स्टेटस का, परिस्थिति सिचुएशन का है आपका, वह है समाज में आपकी परिस्थिति क्या है, वही आपकी परिस्थिति होती है। समाज या किसी समूह में व्यक्ति के सामाजिक पद, उसका सोशल जो पद है वो कितना है, उसका औरा कैसा है, ठीक है, या उसका स्थान को दर्शाती है। यह वह सम्मान या प्रतिष्ठा होती है परिस्थिति जो किसी पद से जुड़ी हुई होती है, और उस पद पर बैठने के बाद व्यक्ति जो होता है वो उसका एक अलग दायित्व होता है, उसकी रिस्पेक्ट अलग होती है। तो वही आपकी किस सिचुएशन में, आप कौन सी परिस्थिति। परिस्थिति 2 प्रकार की होती है, एक होती है अर्जित परिस्थिति, एक होती प्रदत्त। प्रदत्त परिस्थिति माने होता है जब बप्पा के द्वारा आपको मिल जाए। बप्पा माने कि आपके पिताजी के द्वारा, क्योंकि आप फलाने के लड़के हैं इसलिए आपको वो सम्मान मिल रहा है। जैसे कि मान लेते हैं मैं हूं शुक्ला, मेरे पिताजी शुक्ला थे इसलिए मैं शुक्ला हूं। अब शुक्ला मैं हूं, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी प्रदत्त परिस्थिति है कि मैं शुक्ला खानदान में पैदा हुआ हूं। इसको मुझे भगवान ने अब हमारे पिताजी से मिला, हमारे पिताजी को उनके पिताजी से मिला, ये प्रदत्त हो गया। प्रदत्त माने जो ना आपको वैसे मिल जाए बिना कुछ किए। अर्जित माने अपने बाहुबल से, अपनी भुजाओं से, अपने दिमाग से, अपने टैलेंट से। जब आप किसी भी परिस्थिति को छीन लेते हैं, किसी पद को अपने बल पर, से एक दरोगा, एक टीचर, आपने खुद काम किया और आपको आपके काम की वजह से आपको पद प्राप्त हुआ, वो होता है आपका अर्जित परिस्थिति। और आपको खुद ही मिल गया भैया। जैसे अब हम गांव में निकलते हैं तो गांव में हमारे लोग प्रणाम करते हैं कि भैया जो है ब्राह्मण है, प्रणाम कर लो, पाए लगी भैया, पाए लगी। तो ये चीज हो गई कि ये मुझे प्रदत्त परिस्थिति, ये मेरे द्वारा नहीं प्रणाम करते हैं। लेकिन जब मैं कुछ और दूर पर निकलता हूं
वो लोग हमको यूट्यूब पर देखते हैं, जो बच्चे हमको मान लेते हैं अभी मैं आपके शहर में आऊं, आप हमको देखो, आप हमसे मिल लो कि सर जी आप जा रहे हो, आप ही पढ़ा रहे हो, सर जी नमस्ते, सर जी प्रणाम। तो ये जो सर जी वाला टाइटल है, ये मैंने अर्जित किया है, ये मेरा मतलब कि मेरे खुद का है, मैंने इसको अर्जित किया है। और जो शुक्ला जी कह करके जो प्रणाम करेंगे हमारे गांव वाले, उसका मतलब है कि वो हमारे पिताजी के द्वारा, चूंकि मैं ब्राह्मण हूं इसीलिए हमको लोग प्रणाम करते हैं। तो ये मेरा प्रदत्त हो गया। तो प्रदत्त और अर्जित ये दो प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। तो प्रदत्त परिस्थिति आपको समझ में आ गया क्या होता है। विशेषता यह वह परिस्थिति है जो व्यक्ति को जन्म, लिंग, आयु, जाति या नातेदारी से आपको मिल जाता है, उसके आधार पर स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे ही मिल जाता है। जैसे कि किसी राजा का पुत्र राजा, एक महिला के रूप में जन्म लेना, ये सब भी आपकी प्रदत्त परिस्थिति है, इसमें कोई आपका बस नहीं चलता। और दूसरी होती है अर्जित परिस्थिति, जैसे कि यह वह परिस्थिति है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा के दम पर, अपने स्किल्स यानी कौशल के दम पर और अपने प्रयासों के माध्यम से कठिन परिश्रम करके, हार्ड वर्क करके वो अपनी सिचुएशन को क्रिएट करता है, अपने आप को साबित करता है, ठीक है। वो होता है अर्जित। जैसे कि कोई डॉक्टर बनता है एमबीबीएस की परीक्षा पास करके, इंजीनियर बनता है आईआईटी की परीक्षा बीट करके, ठीक है, प्रोफेसर बनता है पीएचडी की परीक्षा को पास करके, या फिर किसी कंपनी का सीईओ बनता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनता है, वो मेहनत करके बनता है, पढ़ लिख करके बनता है। एक यूट्यूबर बनता है, बड़े संघर्ष के बाद बनता है। आपको लगता है कि शुक्ला सर जी आज इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वैसे अभी हुआ नहीं है, ठीक है, 32,000 हुआ है, 9 लाख, लेकिन 1 मिलियन हो जाएगा, आप लोगों की दुआ रहेगी तो बिल्कुल हो जाएगा। इसके पीछे मैं जब चैनल हमारा बना था, एक एक सब्सक्राइबर के लिए भैया मोबाइल लेके नात बात रिश्तेदार कह के हो, मोबाइल बचत नहीं रही, चुप पे मोबाइलिया लेके सब्सक्राइब मार दी, भले बदियम जाए हुए अनसब्सक्राइब मार दिए, लेकिन सब्सक्राइब मारते हैं ना, बड़ा सुकून मिलता है, रात में सोते हैं। अगर 2-3 मोबाइल पाए गए निहार बाहर से तो का सब्सक्राइब मार देते हैं। बड़ी कम से कम नहीं तो 3 साल तक का कुछ नहीं बढ़ा है। 2017 में चैनल बनाए, 17, 18, 19 कुछ बढ़बा नहीं करी, सब्सक्राइब बढ़ावा बढ़ावा करी कुछ, मतलब 300-400 सब्सक्राइबर रहे, फिर धीरे धीरे के बढ़े ला। एक बात ध्यान रखो, ये बात ध्यान रखो, बांधे बनिया बाजार नहीं लागत। इसका मतलब ये है कि भाई अगर जबरदस्ती सब्सक्राइब करोगे तो आपका चैनल भले सब्सक्राइब कर दे आपके मुंह पर, लेकिन वो देखेगा नहीं। हम अपने गांव में तमाम सब्सक्राइब, जैसे किसी से कहे भैया मोबाइल दे सब्सक्राइब, बाद में जाकर के सब्सक्राइब मार दें, या उनको सब्सक्राइब करने से और ना करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे और देखेंगे नहीं वीडियो तो इंप्रेशन आउट डाउन आपका हो जाए, कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए जिन बच्चों को देखना हो तो सब्सक्राइब करते हैं, जिनको नहीं देखना हो तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अब इसमें जबरदस्ती अगर हम कहें कि सब्सक्राइब कर दो, आजकल कोई नहीं सब्सक्राइब करेगा। जबरदस्ती कहोगे, पहले बोल देते थे कि भाई तुमको ये है वो है, इसकी कसम उसकी कसम, वो सब गलत बातें हैं भैया। जिसका मतलब होगा, जिसके लिए कंटेंट अच्छा आप देंगे तो सब्सक्राइब लोग खुद ही करेंगे, ठीक है। कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक डिस्क्राइब, मतलब आपको क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब कर रहा हूं अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक जटिल समाजों में अर्जित परिस्थिति का महत्व तेजी से बढ़ा है, जबकि पारंपरिक समाजों में प्रदत्त परिस्थिति अधिक महत्वपूर्ण रही थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमिका और परिस्थिति के संबंध को स्पष्ट कीजिए। भूमिका और परिस्थिति का संबंध क्या है, इसके बारे में बताएं। चले भाई, भूमिका और परिस्थिति की वजह से संबंध देखिए, परिचय समझे इसका। परिस्थिति और भूमिका की वजह से, परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। लिंटन ने इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में बताया, परिस्थिति और भूमिका। देखिए, परिस्थिति पद, भूमिका कार्य। परिस्थिति वह पद है या स्थान है जिसे व्यक्ति समाज में ग्रहण करता है, और भूमिका उस पद या परिस्थिति के अनुसार जो है व्यक्ति से अपेक्षित कार्य व्यवहार का निष्पादन करती है। तो पद क्या होता है, परिस्थिति आपकी ये होती है कि आपको यह पद मिला हुआ है, उस पद पर रह करके आपका रोल क्या है, आपकी भूमिका क्या है। यानी जैसे मान लेते हैं इंस्पेक्टर के पद पर है तो आपका क्या काम है। आप जो है एक डॉक्टर है तो आपका काम क्या है, डॉक्टरी करना। मास्टर तो मास्टरी करना, तो मास्टर हैं, ये आपकी परिस्थिति है। और मास्टर रह करके बच्चों को शिक्षा देना है, आपका ये काम है शिक्षा देना। ये क्या हो गई, यही हो गई आपकी भूमिका यानी रोल, ठीक है, रोल। जैसे एक पिक्चर में अजय देवगन साहब की भूमिका है हीरो की। अब अजय देवगन साहब उसमें हीरो बन जाते हैं, तो हीरो के रहते हुए वो क्या कहते हैं, हीरो हैं, वो उनकी परिस्थिति है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, गुंडे को पीट रहे हैं या हीरोइन से भगा करके शादी कर रहे हैं, ये उनका क्या हो जाएगा, उनका
भूमिका हो जाएगी, यानी हीरो की भूमिका में वही अजय देवगन गुंडे को मारता है, गलत के लिए मारता है, लेकिन वही अजय देवगन जब वो गुंडा बनता है तो वो एक प्रकार से हीरो को मारता है, हीरो के लिए चाले चलता है और बुरा करता है। कहीं ना कहीं पे अक्षय खन्ना की मूवी अभी आई है, क्या नाम है उसका, धुरंधर, बड़ी जबरदस्त तरीके से बवाल बवाल काटे है मूवी, बहुत कमाई हो रही है, तगड़ी मूवी है, लोग कह रहे हैं। टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं देख पाऊं उसको, क्योंकि मुझे देखने का तो बड़ा मन है धुरंधर की देखा जाए, लेकिन समय नहीं है, और इस बीच तो कम से कम जनवरी के बाद ही समय मिल पाएगा मुझे, तब मैं जरूर देखूंगा उसको, जरूर देखूंगा, चूंकि मैंने बहुत सुना है। ठीक है, रणवीर सिंह भी उसमें है, बढ़िया कलाकार। अक्षय खन्ना की एंट्री उंट्री देखे है, थोड़ा बहुत इधर उधर से सीन आया है मेरे फोन पे, तो उसको देखा, मजा आ गया। तो भाई वो कलाकार आज का एक्टर थोड़ी है वो, जो है विनोद खन्ना जी की बात करें, उनके सुपुत्र जी हैं, विनोद खन्ना की भी एक्टिंग नंबर 1 की होती थी। और अक्षय खन्ना जी की एक्टिंग आप देखेंगे तो एक मूवी आई थी, वकील बने थे, उसमें बड़ी जबरदस्त एक्टिंग, मैंने तो पूरी मूवी देखी थी वकील वाली, 300 धारा 375 74 ऐसे कुछ 75 76 धारा थी, 375 76। और भी कोई मूवी उनकी देखी, और भी एक छावा मूवी में उन्होंने औरंगजेब की भूमिका निभाई है, लोग नहीं जान पाए उनको, लेकिन औरंगजेब की भूमिका में उन्होंने निभाया, तो वही भूमिका उनकी होती है। तो भूमिका मैंने रोल उनका क्या है, भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करता है तो वह उसकी भूमिका कहलाती है। इस प्रकार भूमिका परिस्थिति का क्रियात्मक या गतिशील पक्ष होता है। अपने पद पर रहते हुए व्यक्ति उस पद की गरिमा और अखंडता को बना करके अपने पद की जो मर्यादा है उसके अंदर में अपने काम को करता है, वही उसकी भूमिका होती है। पारस्परिक निर्भरता, कोई भी व्यक्ति बिना परिस्थिति की भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर आप उस पद पर नहीं तो उस पद के आप काम नहीं कर पाएंगे। और कोई भी परिस्थिति बिना भूमिका के खाली होती है, यानी कि अगर परिस्थिति आपको बड़ा बड़ा पद मिल गया और आप उस पद के लिए मतलब अच्छे ही नहीं है, आप अच्छा काम ही नहीं करें तो कोई मतलब नहीं। जैसे कि एक डॉक्टर, परिस्थिति है उसकी, अपने मरीजों का इलाज करना उसकी भूमिका है, तो करके अपनी परिस्थिति को सार्थक बनाता है। जब वो इलाज ही नहीं करेगा तो काहे का डॉक्टर यार, मास्टर है, पढ़ा ही नहीं पाता है, पढ़ाता ही नहीं बच्चों को, तो काहे का मास्टर। प्रोफेसर है, बैठ करके चाय सुट्टा पी रहे, उधर जाकर के चाय पी रहे, उधर जाकर के सिगरेट पी रहे हैं, काहे के प्रोफेसर। जब आप अपने कर्म से हट गए, अपनी भूमिका से हट गए, तो आपका पद या गरिमा कहां बची, आप बेकार हो। आप प्रोफेसर हैं और आप बच्चों को एक प्रकार से, बच्चों से अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, बच्चों की समस्याओं को नहीं देखते हैं, या बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, क्लास नहीं लेते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो आप काहे के प्रोफेसर हैं, आपको सैलरी किस बात की मिलती है। एक समय था औरा था इतना प्रोफेसर का, अभी भी औरा होता है प्रोफेसर का। वो भैया कोट पहन के एकदम बैठा था जब यूनिवर्सिटी में, एकदम से भौकाल मचाए रहा था। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। निष्कर्षतया दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के पूरक हैं, सामाजिक संरचना तथा व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण की अगर बात की है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समाज की वह व्यवस्था है जिसमें सदस्यों को धन, शक्ति, प्रतिष्ठा या परिस्थिति के आधार पर ऊंच नीच के क्रम में अस्थायी समूहों या स्तरों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण की मुख्य विशेषताएं। सामाजिक प्रकृति, पहली विशेषता, यह जैविक भिन्नता नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज द्वारा निर्मित और समर्थित है। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण में क्या होता है कि समाज में एक स्तर फिक्स होता है कि किसी व्यक्ति का स्तर ऊंचा है, किसी व्यक्ति का पद नीचे, उससे नीचे पद, यानी इसे थाना समझ लीजिए, एक पुलिस थाना में सबसे ऊंचा पद मानते हैं एसओ का है, थाना अध्यक्ष का, उससे नीचे दरोगा आएगी, उससे नीचे एसआई सब इंस्पेक्टर, उससे नीचे आपका सिपाही आएगा, सिपाही नीचे हवलदार, मतलब हवलदार जगह कहा जाता है, सिपाही नहीं। ठीक है, वो नीचे होमगार्ड आएगा। तो इनका एक पद फिक्स है, तो होमगार्ड का अपना पद है और उसका अलग अपना स्तर, सबका स्तर फिट है। ठीक है, तो परिस्थिति के हिसाब से स्तर फिक्स होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सार्वभौमिकता इसमें होती है, यूनिवर्सलिटी। स्तरीकरण का कोई ना कोई रूप सभी समाजों में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो पाश्चात्य समाज हो, चाहे भारतीय समाज हो, चाहे दुनिया का कोई समाज हो, सब जगह पर ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। अस्थायी, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है, जिससे असमानता बनी रहती है। समाज में सभी समान नहीं, समाज में उच्चता से निम्नता या निम्नता से उच्चता का क्रम पाया जाता है। हर व्यक्ति समाज में समान नहीं होता। स्वरूप, सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य स्वरूप है, जैसे जाति के नाम पर आप ऊंचे बड़े होते हैं, वर्ग के नाम पर, क्लास के नाम पर और स्टेट के नाम पर। ठीक है, असमानता का प्रदर्शन, यह समाज में असमानता को दर्शाता है।
जहां संसाधन और पुरस्कारों का वितरण समान नहीं होता है, वैसे ही आप देखते हैं यहाँ पर भी होता है। ठीक है, स्तरीकरण में निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में सदस्यों को पदानुक्रमित संरचना में विभाजित करता है, जो सामाजिक अंतःक्रिया और जीवन के अवसरों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके हो गए और बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको समझा दिया है और बेटर अंदाज में मैंने आपको बताया है। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। और मैंने खंड बा की बात करें, 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 टॉपिक आपके क्लियर हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आगे थोड़ा सा और भी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। सेक्शन बी यानी खंड बा की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका आ चुका है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस खंड में 4 प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, 15 अंकों का है, सभी प्रश्न आपके दिए गए हैं। तो देखें, परिवार को परिभाषित करते हुए इसकी विभिन्न प्रकारों की विस्तृत चर्चा कीजिए। परिवार, फैमिली अंग्रेजी में कहा जाता है, समाज की सबसे मौलिक और सार्वभौमिक संस्था है। यह पति पत्नी, माता पिता और बच्चों से बना एक ऐसा समूह है जो रक्त, विवाह और दत्तक ग्रहण यानी कि एडॉप्शन के आधार पर, यानी कि आपने पुत्र को ग्रहण कर लिया है किसी दूसरे के पुत्र को, उस पर भी परिवार आपका माना जाता है। और एक सामान्य निवास में रहते हैं, बिल्कुल एक घर होता है उसी में रहते हैं। परिवार की परिभाषा लिखेंगे। मैकाइवर पेज कहते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, यानी कि सेक्स रिलेशन पर आधारित होता है और इतना छोटा होता तथा स्थायी होता है कि बच्चों के जनन और पालन पोषण की व्यवस्था भी परिवार ही करता है। क्लियर नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं कि परिवार पति पत्नी या एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का वह संबंध है जो यौन संबंधों से जुड़ा हुआ है। तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे मिलकर के एक परिवार का निर्माण करते हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक संयुक्त फैमिली होती है, यानी कि ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में 3-4 पीढ़ी एक साथ रहती हैं। न्यूक्लियर यानी कि केंद्रीय परिवार में, एकल परिवार में बहुत कम लोग रहते हैं, यानी कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। ठीक है, परिवार के विभिन्न प्रकार संख्या के आधार पर अगर देखेंगे बेटा, नाभिकीय केंद्रीय परिवार होते हैं न्यूक्लियर फैमिली, इसमें केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले तो परिवार भैया सबसे पहली बात कितने प्रकार का होता है, तो परिवार कई प्रकार का होता है। ठीक है, अब कई आधारों पर परिवार को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको वर्गीकृत किया है, जैसे संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर देखेंगे तो पहला परिवार होता है नाभिकीय परिवार या केंद्रीय परिवार, जिसमें कम संख्या होती है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे मिलकर के छोटा परिवार होता है, पति पत्नी और उनके छोटे छोटे बच्चे मिलकर के ऐसा परिवार बनाते हैं। इसमें केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। विशेषताएं ये हैं कि छोटा आकार होता है इसका, गतिशीलता अधिक होती है इसमें, जो है जो बच्चे होते बड़े हो जाते वो भी अलग परिवार बन जाता है उनका। आर्थिक स्वतंत्रता होती है, आधुनिक और औद्योगिक समाजों में अधिक प्रचलित है ये, जैसे शहर वगैरह में ऐसे ही परिवार आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरा होता है संख्या के आधार पर संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार इन ज्वाइंट फैमिली, इसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक ही निवास में रहते हैं, एक ही रसोई में भोजन करते हैं और एक सामान्य संपत्ति से जुड़े रहते हैं। एक मुखिया होता है, जैसे दादाजी हैं, पिताजी हैं, चाचा भी हैं, उसी में आपके बड़के पापा भी हैं और आप हैं, और इस तरीके से आपका एक संयुक्त परिवार बनता है। गांव में, भारतीय ग्रामों में संयुक्त परिवार आपको देखने को मिलता है और शहरों में आप देखते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है। विशेषताएं, इसका आकार बड़ा होता है, सदस्यों पर नियंत्रण अधिक होता है, कृषि समाजों में प्रचलित है, खास करके भारतीय ग्रामों में, गांव वगैरह में यही समाज। जैसे हमारा परिवार भी ज्वाइंट फैमिली, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं और हम 4 भाई हैं, और उसके बाद में फिर बड़के भैया और जो 2 नंबर हम 2 बड़े भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हैं, मेरी भी शादी होने वाली होगी। ठीक है, तो हमारे भी बच्चे होंगे, तो इस तरीके से सभी एक ही परिवार में रह रहे हैं। ठीक है, ये होता है ज्वाइंट फैमिली। लेकिन शहरों में आप देखें तो एक होता है आपका वो परिवार न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एकल परिवार। अब विवाह के आधार पर अगर देखेंगे तो आपके कई प्रकार के परिवार होते हैं। तो ये था आपका संख्या के आधार पर न्यूक्लियर फैमिली यानी केंद्रीय परिवार और संयुक्त परिवार। अब परिवार है आपका विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के वैसे होते हैं। एक विवाही परिवार एक होता है मोनोगेमियस फैमिली, यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री से बना परिवार, सर्वाधिक प्रचलित यही परिवार है। एक पुरुष और एक स्त्री होती है और परिवार बनाते हैं। एक होता है बहुपत्नी विवाही परिवार, जिसमें एक पुरुष और उसकी कई पत्नियों से बना परिवार होता है, ये होता है आपका बहुपत्नी विवाही परिवार। तीसरा होता है बेटा बहुपति विवाह परिवार। बहुपद में एक स्त्री के और उसके कई पति होते हैं, हो सकता है। अच्छा, इसमें आप देखते हैं बहुपद विवाह में
एक होता है भ्रातृक बहुपद विवाह, एक होता है अभ्रातृक बहुपद विवाह। भ्रातृक माने होता है जब भाई भाई आपस में शादी कर ले, जैसे बड़े भाई के साथ एक स्त्री की शादी हुई। ऐसे समाजों में जहां पर स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या अधिक है, वहां पर ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, ऐसी जनजातियों में, ऐसे जगहों पर। तो वहां पर क्या होता है, बड़े भाई के साथ शादी होती तो ऑटोमेटिक 4 भाई उसके पति हो जाते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर के साथ शादी, अगर मतलब युधिष्ठिर की परंपरा को लोग मानते हैं, पंचाली की परंपरा को अपनी को वंशज बताते हैं उनका, ठीक है। जनजाति लोग कुछ हैं ऐसे, तो होते। एक होता है आपका अभ्रातृक बहुपद विवाह। आ माने होता नहीं, यानी भाई नहीं होते। जैसे कि एक रमेश है, ठीक है, एक सुरेश है, एक दिनेश है और एक मुकेश है। अब किसी का नाम होगा तो बुरा मत मानिएगा, तो एक ही स्त्री है, मान लेते हैं कोई भी बी नाम की स्त्री है, वो बी रमेश से भी शादी करती है, मुकेश से भी, सुरेश से भी, दिनेश से भी, सभी शादी करती है। अब हो सकता है रमेश के घर भी मतलब कि अब इसका एक नियम होता है कि कितने दिन किसके पास रहेगी, ठीक है। इस तरीके से पूरा डिसाइड होता है कि 1 महीने में, या फिर जिस तरीके से अपना सबका डिसाइड होता है किस तरीके से रहेगी। पत्नी एक ही रहेगी और सभी के जगहों पर जाती रहेगी, या पत्नी का निवास होगा, ये पति लोग इकट्ठा आते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से बनता है। अगला होता है आपका परिवार निवास के आधार पर। निवास यानी कि जो है रेजिडेंस के आधार पर। पितृ स्थानीय परिवार, ठीक है। विवाह के बाद पत्नी जो होती पति के परिवार के साथ रहने जाती है, तो ये तो आप देखते होंगे कि विदाई होती है, पत्नी आती घर पर। एक होता है मातृ स्थानीय परिवार। विवाह के बाद पति जो होता है पत्नी के परिवार के साथ रहने जाता है, निवासा जिसको कहते हैं सार्थक में अपने यहाँ पर, तो वो होता है। एक होता है नव स्थानीय परिवार। पति पत्नी विवाह के बाद में एक नया निवास स्थान बनाते हैं, कहीं शहर में जाकर के अपना 1-2 कमरा लेकर के या खरीद करके बनाते हैं, तो वो होता है आपका। अगला आपका होता है सत्ता के आधार पर विवाह का प्रकार। सत्ता के आधार पर देखेंगे तो पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। ऐसा परिवार जिसमें पिता मुखिया होता है पितृसत्तात्मक परिवार, जैसे माता मुखिया होती है मातृसत्तात्मक परिवार। तो सत्ता पिता या सबसे वृद्ध पुरुष सदस्य के हाथ में होती है। इसको भारत में सबसे आम प्रचलित या पद्धति यही है पितृसत्तात्मक परिवार की, ठीक है। सत्ता माता या सबसे वृद्ध महिला के सदस्य के हाथ में होती है। ऐसा कुछ जनजातियों में आपको देखने को मिलता है जहां पर माताएं प्रधान होती हैं, मुखिया होती है, बाकी हर एक समाज में पुरुष ही प्रधान होते हैं, ठीक है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि परिवार वह प्राथमिक समूह है जो सामाजिकरण, बच्चों के पालन पोषण और समाज में भावात्मक स्थिरता प्रदान करने का कार्य करता है। हालांकि इसके स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, व्हाट इज मैरिज, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड डिस्क्राइब, यानी कि विवाह क्या है, इसका अर्थ बताते हुए हिंदू विवाह के प्रकार बताइए। देखिए विवाह जो होता है एक सामाजिक, धार्मिक और कानूनी रूप से स्वीकृत एक बंधन होता है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, आमतौर पर एक पुरुष और एक स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने, बच्चे पैदा करने और एक परिवार स्थापित करने की अनुमति देता है। कौन? विवाह। विवाह के द्वारा ही एक स्त्री एक पुरुष एक साथ जो है संबंध बना सकते हैं, उससे पहले संबंध बनाना वर्जित है समाजों में। विवाह का अर्थ और परिभाषा देखिए, विवाह 2 विपरीत लिंगों के बीच सामाजिक स्वीकृति प्राप्त यौन संबंध स्थापित करने की एक संस्था होती है जिसका उद्देश्य पारिवारिक जीवन की शुरुआत करना होता है। M.H.M. जॉनसन कहते हैं कि विवाह 2 वयस्कों का अपेक्षाकृत अस्थायी मिलन होता है जो मिलन पूर्ण जीवन तक चलता है, जिसे समाज के द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इसमें समाज इसको फिक्स करता है कि भाई ये लड़का एक लड़की एक साथ में शादी होगी। इसमें बच्चे पैदा करने की अपेक्षा की जाती है कि भाई बच्चे पैदा होंगे और समाज आगे बढ़ेगा। हिंदू विवाह के प्रकार, हिंदू विवाह कई प्रकार के होते हैं। प्राचीन धर्म शास्त्रों के अनुसार, खास करके मनुस्मृति के अनुसार, विवाह को 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें 4 प्रशंसनीय विवाह, यानी 4 ऐसे विवाह हैं जो कि गुड विवाह है, अच्छे विवाह है जिसको समाज मान्यता देता है, और 4 ऐसे विवाह है जिनको समाज मान्यता नहीं देता है, ठीक है। तो जो अप्रशंसनीय निंदनीय है, ठीक है, जिनके लिए देखिए तो पहला विवाह होता है जो प्रशंसनीय विवाह होते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उनमें आपका होता है पहला ब्रह्म विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह की बात की जाए तो पिता अपनी अलंकृत पुत्री को, अलंकृत माने एकदम साज सजा करके बढ़िया से गहना वहना पहनावा करके पुत्री को वेदों के ज्ञाता, जो वेद के ज्ञाता होते हैं और चरित्रवान वर होते हैं, उनको बिना किसी दहेज के दान करता है। इसे सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं, ये ब्रह्म विवाह होता है। दूसरा विवाह होता था दैव विवाह। दैव विवाह जो होता था, पिता अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरोहित से करता था जो यज्ञ यानी कि यज्ञ का कार्य कर रहा हो, यानी कि यज्ञ करवाया है और यज्ञ में उसको दे दिया, ठीक है। दैव विवाह इसको बोलते हैं कि यज्ञ करवाता है जो उसके यहाँ पर उसको दे देता है, ऐसे पुरोहित को जो यज्ञ करवाना पूर्ण रूप से जानता है। तीसरा विवाह होता था आर्ष विवाह। वर द्वारा कन्या के पिता को 1 या 2 जोड़ी गाय या बैल देना होता था, कन्या मूल्य के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक उद्देश्य से देना होता था। यानी कन्या अगर आपको लेनी है उसकी, ठीक है, तो आप उसको 2 जोड़ी गाय
या 2 जोड़ी बैल अगर दे देते हैं कन्या के पिता को, तो कन्या को वो आपसे शादी कर देगा, ऐसा प्रचलन था, क्योंकि गाय उस समय महत्वपूर्ण जो है चीज हुआ करती थी। और चौथा विवाह होता था प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह की बात की जाए तो पिता वर से कहता है कि वे दोनों मिलकर के धर्म का आचरण करेंगे, पति और पत्नी मिलकर के। इसमें वर वधू की सहमति ली जाती है कि भाई दोनों एक दूसरे को पसंद है कि नहीं पसंद है, और इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। और ब्रह्म विवाह से निम्न विवाह माना जाता है, लेकिन हाँ ये भी आजकल के समाजों में है। तो प्रजापात विवाह, आर्ष विवाह, ठीक है, दैव विवाह और ब्रह्म विवाह, ये 4 विवाह समाज की दृष्टि से मान्य है। और बाकी 4 विवाह और हैं जो नहीं मान्य है। देखिए इनमें अप्रशंसनीय निंदनीय विवाह की बात की जाए तो इसमें असुर विवाह, आपका असुर विवाह जो होता है वर के द्वारा कन्या के पिता को धन यानी कन्या मूल्य दे करके कन्या को खरीदना, इसे सौदेबाजी माना जाता है। गंधर्व विवाह की अगर बात करें बेटा, तो वर और कन्या के द्वारा केवल काम भावना से प्रेरित होकर के या प्रेम संबंध के आधार पर किया जाता है, इसको हम गंधर्व विवाह कहते हैं। इसमें माता पिता की सहमति नहीं होती है, बस लड़का लड़की आपस में प्रेम करते एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। असुर विवाह क्या होता है कि वर द्वारा कन्या के पिता को धन यानी कन्या मूल्य दिया जाता है और कन्या को खरीद लिया जाता है, ये सौदेबाजी मात्र होती है। कौन सी विवाह? असुर विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम वाला विवाह जो होता है, आजकल जो प्रेम वाली शादी होती है वो गंधर्व विवाह था, वो भी पहले मान्य नहीं था। आपका तीसरा विवाह होता था जो अमान्य था, वो था राक्षस विवाह। कन्या को अपहरण करके या उसके परिवार को पराजित करके बलपूर्वक विवाह करना होता था, राक्षस विवाह कहलाता था। जैसे रावण जो था वो अपहरण कर लिया था माता सीता का, ठीक है, वो अपहरण करके ले गया था, जबरदस्ती उनको उठा ले गया था। तो कन्या को अपहरण करके या उसके परिवार को पराजित करके, हरा करके और उस कन्या को ले लिया जाए, ये होता है राक्षस विवाह। और चौथा होता है आपका पैशाच विवाह। कन्या की अचेतन अवस्था में, जैसे कन्या अगर नशे में है या कन्या सोई हुई है और ऐसी स्थिति में या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसको पता नहीं चल रहा कि कौन है, उसके साथ संबंध बना लिया जाए। यानी कन्या नशे में है, उसके साथ आपने संबंध बना लिया, ठीक है, या सोई हुई है कन्या, उसके साथ आपने जबरन संबंध बना लिया, ठीक है, या फिर वह अस्वस्थ है, मानसिक रूप से थोड़ा सा पागल है, बुद्धि कम है, आपने उसके साथ संबंध बना लिया, ठीक है। ऐसे स्थिति में, ठीक है, बना करके विवाह करते हैं, संबंध बना करके उसके अंदर विवाह कर लेते हैं। तो इससे सबसे निम्न और सबसे निंदनीय विवाह इसी को माना जाता है, पैशाच विवाह को। तो राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह और गंधर्व विवाह, ये 4 विवाह ऐसे हैं जो कि अमान्य थे समाज में। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विवाह एक संस्था के रूप में व्यक्ति को सामाजिक मान्यता प्रदान करता है और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन टू द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एक्सप्लेन। फ्रांस की क्रांति का समाजशास्त्र के उद्भव में क्या योगदान था, स्पष्ट कीजिए। देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में एक युगांतकारी घटना थी। इसने न केवल फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया बल्कि यूरोपीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक ढांचे को भी गहरा प्रभावित किया। इन आमूलचूल परिवर्तनों ने समाजशास्त्र के उद्भव के लिए बौद्धिक और सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करी है, ये बात आप ध्यान रखिए। 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई है, उस क्रांति ने क्या किया है बेटा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। समाजशास्त्र के उद्भव में योगदान, देखिए सामाजिक उथल पुथल का अध्ययन। क्रांति के कारण समाज में अराजकता, अस्थिरता और व्यवस्था का विघटन हुआ। प्रमुख समाजशास्त्री अगस्त काम्टे, इमाइल दुर्खीम ने इन समस्याओं से निपटने के लिए सामाजिक व्यवस्था को समझने और पुनर्स्थापित करने के लिए एक नए विज्ञान की आवश्यकता महसूस की, ठीक है। अगली बात, व्यक्तिवाद और संप्रभुता का उदय इस क्रांति से हुआ। क्रांति ने राजतंत्र और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को स्थापित किया। इसने व्यक्ति को केंद्र में ला दिया, जिससे सामाजिक संरचना और व्यक्ति के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करना अनिवार्य हो गया था। मानव प्रगति में विश्वास, क्रांति के विचारकों ने क्या किया, क्रांति के विचारकों ने यह स्थापित किया कि समाज कोई दैवीय रचना नहीं है बल्कि मानव के द्वारा निर्मित है और इसे तर्क और विज्ञान के आधार पर बदला जा सकता है। इस विचार ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन यानी समाज शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और आगे बढ़ाया। परंपरागत संस्थाओं का विघटन, क्रांति ने क्या किया, चर्च, परिवार और जाति जैसी पारंपरिक संस्थाओं की शक्ति को कम कर दिया। इन संस्थाओं के विघटन ने परिणामों को समझने के लिए समाज के नए वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ी। इस तरीके से अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और इसके अलावा आपका इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर जैसे विद्वानों ने काफी कुछ किया इसके लिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किए बल्कि सामाजिक यथार्थ को इतना जटिल बना दिया
कि अब उसे केवल दार्शनिक या धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। इस उथल पुथल ने अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का नामक एक स्वतंत्र विज्ञान स्थापित करने के लिए मोटिवेट किया और 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द दिया। उससे पहले उन्होंने ही सामाजिक भौतिकी कहा था, इसको सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन करना शुरू किया उन्होंने। अगस्त काम्टे ने 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द कहा था। समाजशास्त्र का मानव शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के साथ संबंध बनाने को स्पष्ट कीजिए। क्या संबंध है बताएं। समाजशास्त्र का मानव शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के साथ क्या संबंध है? देखिए समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे कि मानव शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि ये सभी मानव और उसके समाज का अध्ययन करते हैं। समाज और मानव शास्त्र, समाजशास्त्र मानव शास्त्र, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, समानता क्या इन दोनों में? देखिए मानव शास्त्र मुख्य रूप से आदिम समाज है, सरल समाज है और छोटे समाज है बेसिकली, ठीक है, का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र जो है जटिल और आधुनिक समाजों का अध्ययन करता है। तो जो मानव समाज है बहुत प्राचीन समाजों का अध्ययन करता है, जबकि ये समाज जो है ये ऐसे आगे का अध्ययन करता है। दोनों का लक्ष्य मनुष्य और उसके सामाजिक व्यवहार को समझना है। मानव शास्त्र सामाजिक और सांस्कृतिक, मानव शास्त्र के निष्कर्ष समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को समृद्ध करते हैं और मानव शास्त्र के फील्ड वर्क की पद्धति को समाजशास्त्र में भी अपनाया गया है। तो मानव शास्त्र समाजशास्त्र का एक पृष्ठभूमि है, एक आधार है। अंतर दोनों में यह है कि मानव शास्त्र का दायरा मानव, उसकी संस्कृति, भाषा और इतिहास तक व्यापक है, जबकि समाज शास्त्र का ध्यान मुख्य रूप से सामाजिक संबंधों पर केंद्रित है। पद्धति यह है, पद्धति में अंतर, मानव शास्त्र सहभागी अवलोकन पर अधिक निर्भर करता है, जबकि समाजशास्त्र सर्वेक्षण और सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करता है। तो ये मानव शास्त्र समाज शास्त्र के बीच में डिफरेंस हो गया और समानता हो गई। समाज शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की बात की जाए तो दोनों इसमें भी समानता है। समाज का एक पक्ष राजनीति है, ये बात ध्यान रखिएगा। समानता ये है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का और शक्ति का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र सामाजिक नियंत्रण का और राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन कर लेता है, ठीक है। दोनों में एक नया अनुशासन राजनीतिक समाजशास्त्र उभरा है, जो राजनीतिक व्यवहार के सामाजिक आधारों जैसे कि मतदान, व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी, इन सभी का अध्ययन करता है। अंतर यह है दोनों में, राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र में देखिए दायरे का अंतर है, विषय क्षेत्र का अंतर है, स्कोप का। राजनीतिक शास्त्र सत्ता, राजनीतिक संस्थाओं और औपचारिक कानूनी संरचनाओं पर केंद्रित है और इसका अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र का दायरा यानी विषय क्षेत्र संपूर्ण सामाजिक संरचना होती है, जिसमें आपका राजनीतिक शास्त्र भी समाहित हो जाता है। यानी समाज शास्त्र के समाज का एक पहलू है राजनीतिक शास्त्र। दृष्टिकोण में भी अंतर है, पॉइंट ऑफ व्यू में। राजनीतिक शास्त्र अधिक मूल्यांकनात्मक और आदर्शवादी यानी आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए इस पर फोकस करता है, जबकि समाज शास्त्र अधिक वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक समाज कैसा है उसके बारे में बताता है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि ये तीनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। सामाजिक घटनाओं को पूरी तरह से समझने के लिए इन सभी विषयों के ज्ञान का समन्वय बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं खंडसा की ओर। खंडसा में आपके दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ विस्तार से इन प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। बेटा देखिए ये प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तमाम सारे प्रश्न इसमें। नातेदारी से आप क्या समझते हैं, विस्तृत मार्डाक के अनुसार नातेदारी के बारे में बताएं। ये सारे प्रश्न मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वैसे ये प्रश्न आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मुझे कहीं अलग जाना है, ठीक है, और इसलिए ये क्लास हो नहीं पाएगी आज, ठीक है। और आप देख लीजिएगा क्लास मैंने आपकी लगभग पूरी करवा दी है क्लास, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपके इस समय नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। आप इसको क्या कर लीजिएगा, मेरे नोट्स मेरे पास है, मैं मेरे नोट्स सेंड कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। आप एसएमएस कर दीजिएगा 99 84 039 139 पर आप जो है एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लीजिए, उसके पढ़ लीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। सभी सेमेस्टर की पीडीएफ कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। आप इसके अंदर भेजा जाएगा आपके पास, जैसे व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे उस पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत सभी का मिल जाएगा, ठीक है। मेजर, माइनर, को करिकुलर इसका सभी का मिल जाएगा। मात्र इसमें चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी, पूरा नोट्स मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर में जुड़ेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है, सेकंड का भी 100 रुपए, दोनों का 200 होना चाहिए, लेकिन आपके लिए 50 रुपए कम कर दिया गया है। फर्स्ट सेकंड एक साथ लेने पर केवल 150 रुपए की फीस रखी गई है। तो जो बच्चा 150 रुपए फीस पेमेंट करेगा उसका सेकंड सेमेस्टर का पूरा 6 महीने तक की क्लास
और प्लस में फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा नोट्स, ये सब आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। जिन बच्चों को जुड़ना तुरंत एसएमएस करें, मेरे हिसाब से सभी को जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक व्यवस्था मैंने तैयार करी। सभी विश्वविद्यालय के लिए वैध सिलेबस है, सभी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हमसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को, तुरंत एसएमएस करें 9984 039 139 पर।